It's a nice and chilly morning here in Karachi. Not as cold as it was over the weekend और as expected, जैसे कि आपको बताया था, बल्कि दोपहर में तो कल अच्छी गर्मी सी हो गई थी. लेकिन as I said कि 2 दिन का जरा थोड़ा सा मौसम में तब्दीली है. लेकिन उसके बाद कहते ये हैं कि नहीं, वो क्या लिखते हैं सोशल मीडिया, कुल्फी जमा देने वाली सर्दी कराची में पड़ने वाली है. Whatever that mean. लेकिन खैर चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag सनराइज विद अदील. और भी जो है वो मैं जो है लॉग इन भी कर रहा हूँ. आ गया था मैं, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज आस्किंग माय पासवर्ड अगेन. नो, इट इज फाइन नाउ. वो एक कड़ा मरहला जो कि इलॉन मस्क ने बिल्कुल तबाह कर दिया है मेरा एक्सपीरियंस. मैं तो उसी को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ. जब से इसने भागदौड़ संभाली है, ये एसएमएस वाली गेम जो है ना काफी खराब हो गई है. लेकिन देखते हैं आज एसएमएस चलता है या नहीं. आ जाओ एसएमएस, शाबाश. नहीं आ रहा, ठीक है, फिर दोबारा मुश्किल तरीके से जो है वो लॉग इन करना पड़ेगा. चलें, उसके पे थोड़ा टाइम लगेगा अभी. लेकिन 7:24 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. एंड हमेशा की तरह बहुत सारी बातें होनी है प्रोग्राम में. और या चलें जी, बाकी दुनिया भर में जरूर हम बात करेंगे. क्या रहा है सीन, हमने ब्राजील का कुछ जिक्र किया था. देखते हैं मौका मिलता है तो ब्राजील के टॉपिक पे जरा हम फॉलो अप करेंगे. पाकिस्तान को बहुत सारे कर्जे मिल गए हैं इंटरनेशनली और थोड़ी बहुत पाकिस्तान को ग्रांट्स भी मिल गई हैं. और ज़ाहिर है हुकूमत इसको अपनी बड़ी कामयाबी गर्दान रही है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है. तो थोड़ा सा डायसेक्ट करने की कोशिश करेंगे. पाकिस्तान के पास ये एक ओवर शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो इमदाद आई है, ये देखिए बात सुने, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये हरगिज ऐसा मतलब नहीं है कि इससे पहले कि हमारे वजीर आजम साहब जो है वो अपने खुसूसी तैयारी के जरिए जिनीवा के महंगे से होटल से चेकआउट करके जब तक पाकिस्तान पहुंचेंगे ये पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके होंगे. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ये इमदाद जो पाकिस्तान को मिलनी है ये ओवर लॉन्ग टर्म मिलनी है. और इसमें मुख्तलिफ ज़्यादातर जो आपको जो इमदाद मिल रही है वो प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड है. यानी आपको इन डोनर इदारों को ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं जो है वो सेवंट से लेकर दादू तक एक सड़क बनाऊंगा जो कि इस सैलाब में बह गई थी, और इंडस हाईवे का वो हिस्सा जो कि इस सैलाब में बह गया था, या चले सेवंट से लेकर कंबर तक का भी ज़्यादा मुतासरा इलाका है, मैं ये रोड बनाऊंगा. तो फिर अब वो रोड ओवर द नेक्स्ट 3 years या 2 years बनेगी. तो फिर उसके फेजेस में पैसे आते रहेंगे. हरगिज ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये पैसे परसों तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे. लेकिन इसमें कुछ ग्रांट्स हैं, कुछ हो सकता है इमीडिएटली पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा. लेकिन याद रहें, कल तो जो खैर बहरहाल पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मदद मिली है. असल जो गेम अब स्टार्ट होनी है, इसहाक डार साहब का जो इम्तिहान होना है वो आज शुरू होने वाला है. बिकॉज आज इस मीटिंग के साइड लाइंस पे पाकिस्तान का जो है वो IMF के वफ्द के साथ एक आज मुलाकात होनी है उनकी. और उसमें असल पता चलेगा कि क्या IMF पाकिस्तान, कल हमारे वजीर आजम साहब ने एक दर्दमंदाना इनसे जो है वो अपील की है. और लिटरली अफसोस भी हो रहा था कि यार हमें कितना गिर के इन लोगों से जो है ये चीज़ें मांगनी पड़ रही हैं. लेकिन उन्होंने जो है वो दर्दमंदाना काफ़ी अपील की है और IMF से कहा है कि हद चाहता हूँ सजा में अकूबत के वास्ते. कुछ वो सिलसिला हुआ है. अब देखते हैं जी IMF हमारी ये बात को मानता है या नहीं है. दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट चलें जी, गुड. ऑलराइट, 7:27 हो चुके हैं और अभी जो है एज आई सेड हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं आप लोग के मैसेजेस. जो मेरे सुबह के शुरू के जल्दी के मैसेजेस हैं जरा से उनको शामिल करते हैं. कल अब्दुल रज़ाक साहब ने मैसेज किया और वो कहते हैं जिनीवा से यहूद व नसारा का चंदा आ गया. यार ये क्या है यार, ये क्या सोच है, ये क्या है अब्दुल रज़ाक साहब, यहूद व नसारा का चंदा, ये क्या सोच है. कहते हैं जी जंगे सैलाब और जलजले ना हो तो इन बेचारों को लूटने के लिए सिर्फ मुल्की खजाने पे इक्तफा करना पड़ता है. यार खुदा की कसम. चले ये बात तो चल, दूसरी बात तो मैं फिर भी कर लेता हूँ, उस पर बात की जा सकती है. लेकिन यार ये तो बड़ी गलत बात की है. यहूद व नसारा, आप इनको जरा अलग करके देख लें इकोनॉमी से तो फिर आपको पता चल जाएगा. भाई देखिए ये उनका दौर है. यहूद व नसारा जिनकी आप बात कर रहे हैं ये उनका दौर है और आप कुछ कर नहीं सकते. कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया है. ये एक न्यू कॉलोनियलिज्म की एक नई फॉर्म है और आप तरक्की कर जाएं और आप अपनी इनके ऊपर से जो रिलायंस है उसको ख़त्म कर दें. लेकिन ये क्या कर देना सर, सारी ट्रेड आपकी यहूद व नसारा, बल्कि आपकी बहुत सारी ट्रेड तो
जो लादीनियत के पैरोकार हैं, जो एथियस्ट हैं चाइनीज, उनके साथ होती है सर, तो फिर उनका क्या करें आप ये बताइए मुझे आप. पीर सईद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. एंड इसके अलावा China signed 25-year contract with Taliban to produce oil in Afghanistan. That's very nice, good. China, well done यार, जबरदस्त. हैरत की बात है, बिकॉज़ आप जानते हैं कि चाइना जो है वो इनको मानता नहीं है, तालिबान की गवर्नमेंट को, लेकिन बहुत अच्छी बात है. चाइनीज आर pretty smart businessman. All right, उम्मे अहमद अस्सलाम वालेकुम. मुनव्वर अली साहब गुड मॉर्निंग. बिलाखिर आपका मैसेज आ गया, मुझे खुशी है इस बात की. आप पता नहीं कौन सा हैशटैग यूज कर रहे थे जो कि मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहा था हमारे पास, लेकिन अब पहुंच गया. अच्छा जी, फजल फैजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ओडीआई इज वेरी इंकरेजिंग व्हेन आवर टीम बिकेम एबल टू चेस 300 रन्स और कुड हैव टारगेट बियॉन्ड दिस लिमिट. दिस विल बी अ ट्रू ओडीआई टीम. देखिए सर, ट्रू ओडीआई हो या फेक ओडीआई हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड की बहुत ही अग्रेसिव टीम को आपने एक आर्म से टोटल पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया और फिर पाकिस्तान ने बासानी इस टोटल को हासिल भी कर लिया. तो मैं इसमें अभी इफ्स एंड बट्स देखने के बजाय मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान माशाल्लाह अपनी ओडीआई की एक जबरदस्त विनिंग स्ट्रीक पर आया हुआ है और पाकिस्तान अगर अगले 2 ओडीआई जीत जाता है तो वी वुड बिकम द नंबर 1 T20 साइड, नंबर 1 ओडीआई साइड इन द वर्ल्ड. सो दैट इज एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग. ये पता नहीं ओडीआई साइड है या हम नहीं, हाँ अभी वो आईसीसी जो लीग चल रही है उसमें तो नहीं, लेकिन वी आर डूइंग गुड सर, वी आर डूइंग गुड और इसको अच्छा होने दें. इसमें कोई अभी हम फिलहाल इफ्स एंड बट्स नहीं निकालते. ऑलराइट, रेहान अलवी साहब का मैसेज आया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इट्स सुहाज बर्थडे टुडे. वालेकुम अस्सलाम सुहा, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर एंड आई विश यू हैव अ ग्रेट डे एज वेल. एंजॉय द पार्टी. यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़ भाई, आदाब अर्ज़. इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं टीआरजी सूज फॉर्मर सीईओ जिया चिश्ती एंड हिज वाइफ. यार अभी टीआरजी काफी सारे, आपको पता है कि अग्रेसिव जो है ना वो उसमें निकला हुआ है, ड्राइव पे निकला हुआ है. कल 2 इनके, ये मुझे उनकी जिया चिश्ती के हवाले से मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ इतना मुझे जरूर पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस को जो है उनकी बहुत सारी जेली कंपनियों को भी जो है वो एक काफी बड़ा लिटिगेशन, एक सूट जो है वो इस पे फाइल किया है. सो जिसका नोटिस गालबन उन्होंने कल रिलीज भी किया है. पीआर उनकी जगह ऑफिशियल रिलीज हुई है. और क्या सीन है जनाब, हम अवाम पाकिस्तान के मालिक हैं. ये इतना बड़ा नाम है इनका, ये ट्विटर नेम है. क्या कहते हैं, कराची फूड फेस्टिवल. हाँ जी, कराची फूड फेस्टिवल की ये वीडियो जो है काफी वायरल कल हुई भी थी. और देखें यार, मैं तो पहले भी ये बातें करता रहा हूँ आप लोगों के साथ, और किसी ने पूछा भी था कि आप कराची फूड फेस्टिवल नहीं गए. वो पता नहीं, अब तो उन्होंने उसका नाम भी चेंज हो गया है और उनका मेन स्पॉन्सर जो हुआ करते थे वो तो अब होते भी नहीं है. लेकिन मुझे नहीं पता यार ये कौन सी कंपनी ये करती है, बिकॉज जिस तरह के इंतजामात की रिपोर्ट्स आई हैं और ये पहले दिन ही पता चल जाता है कि ये ऐसी मुश्किल जगहों पे ही रख लेते हैं फूड फेस्टिवल. फिर उसके बाद जो है वो पार्किंग शार्किंग की अरेंजमेंट वगैरह होती नहीं है कोई. हर दफा यही मसले होते हैं और हर दफा लोगों का, मैं फिर भी हैरान रह जाता हूँ ये कौन से लोग हैं जो कि अपने खानदानों को लेके जो है ना वो इस तरह की जगहों पे पहुंच जाते हैं. आपने वो कैफी खलीली वाला जो ट्वीट उसने किया है काफी तफसीली, वो भी आपने पढ़ लिया होगा कि उसने किस तरह मंजर कशी की है. यंग स्टार्नर्स ने तो कहते हैं जी आने से आप परफॉर्म करने से ही मना कर दिया. उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं करना परफॉर्म. तो यार ये जरा एहतियात किया करें. पहले मैं आप लोग को ये मशवरा दूंगा कि अपने घर वालों और खानदान वालों को इस तरह के फेस्टिवल में ले जाने से पहले जरा चेक कर लिया करें कि यार लोगों के रिस्पॉन्सेस क्या है इस चीज़ के हवाले से. एक तो ओवर प्राइस खाने के लिए इस किस्म की ख्वारियत उठाना मुझे तो समझ में नहीं आता. मेरी एक जी बांजी हैं, वो और उनके हस्बैंड हर जगह पहुंचते हैं माशाल्लाह. तो वो जा रहे थे तो उनका तो मैंने ट्वीट यही पढ़ा कि वो तो पार्किंग से ही वापस आ गए. वो उनको गाड़ी की जगह की नहीं मिली, उन्होंने कहीं और खाना खा लिया रास्ते में. तो ये वाला सिलसिला है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. अभी क्या सीन है, अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, कैफी खलीली का जिक्र किया अभी हमने थोड़ी देर पहले अबाउट हिज ट्वीट यस्टरडे अबाउट व्हाटएवर फेस्टिवल, खाने पीने का फेस्टिवल जो कि इस वीकेंड पे कराची में हो रहा था. तो हमने कहा चलें जी, गाना भी उनका सामने ही पड़ा हुआ था, चला दिया जाए तो फिर कोई बुराई नहीं है. चलें, बाकी क्या सिचुएशन है. बाकी सिचुएशन ये है कि जाइल बोल्सोनारो एडमिटेड टू हॉस्पिटल. ओए हुए, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जो है, साबिक प्रेसिडेंट, उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है. ठीक हो गया. अच्छा भाई, अच्छी खबर आई है और यूनाइटेड नेशन की तरफ से अच्छी खबर आई है ये. और इनका कहना ये है दैट ओजोन लेयर मे बी रिस्टोर्ड इन डेकेड्स. यानी आने वाली चंद दहाइयों में ओजोन की जो लेयर है वो कुछ
दहाइयों में रिकवर हो जाएगी. अच्छा, ये बेसिकली आपको जब भी हम माहौलियात के हवाले से बात करते हैं, हमको आमतौर से बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही होती हैं. हमने ये तबाह कर दिया जो है वो, हमने वो जो है तबाह कर दिया और ये सब कर दिया. लेकिन ये ओजोन के हवाले से जो है ना वो काफ़ी अरसे से कुछ अच्छी खबरें आ रही थी. अगर ये भी आपको याद हो तो सबसे पहले जो ओजोन का, जब हम छोटे थे तो ज़ाहिर है हमने ये सुना था कि यार ये ओजोन की जो लेयर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के ऊपर, इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर जो एक लगाई हुई है, वो उसमें गैप, उसमें न कुछ गैप्स आना शुरू हो गए हैं. और सूरज की जो खतरनाक तरीन शुआएं हैं वो अब बाआसानी जमीन में दाखिल हो रही हैं. और कहते ये हैं कि जो सबसे बड़ा इसमें सुराख हुआ था ओजोन की लेयर में, वो एंटार्क्टिका के ऊपर हुआ था. और कहते ये हैं कि बर्रे आज़म यूरोप के साइज का जो है वो तबाही जो है वो फैल गई थी एंटार्क्टिका के ऊपर. और ये बड़ी खतरनाक चीज थी बिकॉज इससे एंटार्क्टिका की जो बर्फ है वो भी पिघल रही होगी. लेकिन जो दुनिया में सूरज की चंद खतरनाक शुआएं जिसको ये ओजोन जज्ब कर लेता था, वो ज्यादा तेजी से दाखिल हो रही हैं. यानी यार आप कभी कभार सोच के हैरान रह जाते हैं अल्लाह ताला ने भी क्या निज़ाम बनाया है. आई मीन कि एक गैस है, ये गैस आप जानते हैं ओजोन, बाय द वे ये ऑक्सीजन की ही एक फॉर्म है. और ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, बट ओजोन इज O3. लेकिन ये बड़ी खतरनाक गैस है, ये बड़ी जहरीली गैस है. लेकिन इसी जहरीली गैस की वजह से अल्लाह ताला जो है वो उसने हमारी दुनिया में जिंदगी जो है वो जारी रखी हुई है. और क्या निज़ाम कुदरत का इसने बनाया हुआ है. सीरियसली इट टेक्स ग्रेट एफर्ट्स टू बी एन एथियस्ट. लेकिन खैर एनीवे, अभी हम उस पर बात नहीं करते, अभी हम इस पर बात कर लेते हैं. तो हुआ ये कि सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, यानी सूरज की जो शुआएं आ रही होती हैं उसमें ज़ाहिर है अल्ट्रा वायलेट, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जो कि हमारे लिए बड़ी खतरनाक हो सकती हैं. लेकिन ओजोन जो है वो उसको जज्ब कर लेता है. लेकिन इंसानों की जो है वो हरकतों की वजह से ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था. ये कहते ये हैं कि ये 1970 की दहाई में ये लेयर जो है ये डिप्लीट होना शुरू हो गई थी. और इसका जो है एक गैस का नाम सुना था बचपन में जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये गैस जो है ये एक जमाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी इन द स्प्रे कैन, जो स्प्रे होता है ना वाले, इसमें इस्तेमाल होती थी. रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होती थी, रेफ्रिजरेटर्स में, आपके एयर कंडीशनर्स में ये गैस जो है ये इस्तेमाल हुआ करती थी. कहते ये हैं कि ये गैस जो है ये जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि जो कि ओजोन की लेयर को खा रही है. तो क्या हुआ कि 1987 में एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह बात डिसाइड की गई थी कि वी आर गोइंग टू इमीडिएटली फेज आउट. बहुत ही आइंदा चंद सालों का टारगेट सेट किया गया था कि उसमें जो है हम फेज आउट कर देंगे CFC के इस्तेमाल को. और फिर उसके बाद से जो है ये सिचुएशन जो है ये बेहतर होना शुरू हुई है. और कहते ये हैं जी, आई थिंक कुछ सालों पहले UN की तरफ से एक और भी बात आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 99% ऑफ द टारगेट्स वर मेट CFC की एलिमिनेशन के हवाले से. सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग. ये एक अच्छी खबर आई है. और कहते ये हैं कि जी ये खबर मैं जरा फर्दर देखता हूँ. कहते हैं कि if the current policies are maintained, ozone layer will be restored to the 1980s value. Wow, the humans are turning back the clock. That is something amazing. और किसका मतलब ये कि इससे पहले कि ओजोन में जो होल्स अपीयर हुए थे डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट प्लेसेस, मैंने आपको पता था सबसे बड़ा होल जो डिस्कवर हुआ था वो एंटार्क्टिका, बिल्कुल दुनिया के जुनूब में जो है वो डिस्कवर हुआ था. और क्या सीन है, कहते हैं जो 2066 तक वो ये कहते हैं ओवर द एंटार्क्टिक वेयर द डिप्लीशन वाज द वर्स्ट. 2066 तक ये गैप भर चुका होगा. और आर्कटिक सर्कल के ऊपर 2045 में जो है वो ये गैप भर जाएगा ओजोन लेयर का. और बाकी 2 दहाइयों में पूरी दुनिया में गेम ऑन हो जाएगी. जबरदस्त. कहते ये हैं कि जी ओजोन की लेयर ये भर जाने से जो दुनिया का दर्जा हरारत है उसमें भी कहते ये हैं कि तकरीबन 1 डिग्री बढ़ने से बच जाएगा, which is pretty cool. That's a very nice thing. So guys, just go out and read about this thing. यानी अल्लाह ताला ने जो ये बड़ा जबरदस्त सा एक निज़ाम बनाया हुआ है, जरा पढ़िए इसके बारे में. और सुभान अल्लाह कही है. आगे बढ़ते हैं जी. ज़ीशान बेग साहब ने
एक सेमिनार के हवाले से खबर शेयर की है मेरे साथ, जो कि आज होने वाला है 11 बजे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में, जिसका नाम है, अच्छा मुझे नहीं पता दिशान बेग साहब ने ये मुझे क्यों भेजा है, लेकिन जब मैंने मेहमान खुसूसी का नाम पढ़ा तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने क्यों भेजा है. ये उन्वान है इस सेमिनार का, करप्शन से होने वाले नुकसानात और इसके नताइज और रोकथाम. मेहमान खुसूसी जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी, मुआविन खुसूसी वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. ये असल में मैं जो आयरनी थी इस मैसेज के पीछे, वो डॉक्टर दिशान बेग की मुझे समझ में आ गई है. थैंक यू सो मच सर. करप्शन के हवाले से एक सेमिनार हो रहा है जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे वजीर आजम के मुआविन खुसूसिया में, और आगे कुछ भी बात नहीं करूंगा. फरी सरफराज कहती हैं My mother is better now, alhamdulillah, more prayers needed, more prayers for your mother, फरी. बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको बिल्कुल जल्द शिफा याब करे. और इसके अलावा अभी जो है वो जी, अच्छा भाई ये भी बताएं, आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. बरतानिया ने अपनी सरजमीन तो नहीं, लेकिन अपनी फिजा से एक रॉकेट खला में छोड़ने की कोशिश की. मैं कल बीबीसी में सुन रहा था, दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. जो वर्जिन नामी कंपनी है सर रिचर्ड ब्रांसन की, विच इज अ कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी बाय द वे, लेकिन एक बड़े ही मुनफरिद और मुख्तलिफ अंदाज से वो खला में रॉकेट छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ये जो एफर्ट थी ये नाकाम हो गई. इस पे आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. और क्या सीन है जी, वलीद मुगल का मैसेज आया है, फर्स्ट 100 in T20 cricket for both players reached their landmarks with a 6. Two Pakistani batters smashed their personal best in BPL 2023 last night in the same match. Azam Khan and Usman Khan. जी हाँ, माशाल्लाह, two boys from अच्छा अब ये देख लें, आपके ये कोयटा ग्लैडिएटर्स एकेडमी कह सकते हैं. अब एकेडमी तो खैर उनकी कोई भी नहीं है, लेकिन दोनों का ताल्लुक है. उस्मान तो खैर अभी भी खेलते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन आजम खान यू नो ही हैज चेंज्ड हिज टीम. लेकिन दोनों ने जो है वो कल बीपीएल के मैच में, मैं टीमों का नाम याद नहीं आ रहा, एक तो चिट्टोग्राम थी और दूसरी खुल्ला थी मेरे ख्याल से. आई थिंक इन दोनों टीमों के दरमियान मैच में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की. दोनों पाकिस्तानी बच्चे सेंचुरी स्कोर कर रहे थे और दोनों ने अपनी सेंचुरी जो है वो छक्के के साथ वहां पे रीच किया. तो छा गए लड़के माशाल्लाह हमारे. वेल डन बॉयज. इसके अलावा हसन शेख साहब कहते हैं, द पेरेंट्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन वर वरीड दैट ही वाज मेंटली स्लो बिकॉज इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू लर्न हाउ टू स्पीक. यप, समझदार लोग थे. कहीं अगर यहाँ के पेरेंट्स होते तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है. एल्बर्ट आइंस्टाइन बन ही नहीं पाता यार. लेकिन खैर चलें जी. मंजर मसूद कहते हैं, wasn't Shan Masood our vice captain and he was excluded from the playing 11? Is there any power politics behind this or it's just based on the performance? Hearing rumors of 3 different captains for 3 format. देखिए जी, इस पे हमने कल थोड़ी सी बात की थी. मुझे ब्रेक पे जाने पड़ना है, लेकिन जाने से पहले जरा 2 मिनट में ये बात निपटा लेते हैं. हमारे यहाँ एक सर्टन ग्रुप है जो कि इस वक्त क्रिकेट टीम के हवाले से ये बातें मार्केट में फैला रहा है कि बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ महदूद कर दिया गया T20 की कप्तानी तक, और शान मसूद को जो है वो एक और फॉर्मेट की कप्तानी मिल जाएगी और एक और तीसरा फॉर्मेट की कप्तानी किसी और को मिल जाएगी. सो ये बातें इस वक्त मार्केट में फैलाई जा रही हैं. और ये तो मैं आपको बावसूख जराए से बता सकता हूँ दैट शान मसूद की नाइब कप्तानी का शान मसूद तो खुद भी नहीं पता था. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़ों ने जो है डिसाइड किया था. और कहते ये हैं कि जो प्लेइंग 11 बाबर ने बनाई थी, और कहते ये हैं कि सिलेक्शन कमेटी की भी जो प्लेइंग 11 थी उसमें शान मसूद उसका हिस्सा नहीं थे. बोथ ऑफ देम प्रेफर्ड फखर जमान, जिन्होंने कल अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा किया यार. और इसका मतलब ये कि शान मसूद यार आपको देखें यार, इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं. वी ऑल नो अबाउट दैट. शान मसूद पे हमेशा ये फिंगर पॉइंटिंग की जाती थी एट द स्टार्ट ऑफ हिज करियर दैट उनकी पाकिस्तान टीम में आने के पीछे जो वजूहात हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं जो उनको सपोर्ट करती रही. नो, अच्छा इसका कोई ताल्लुक कराची या लाहौर लॉबी वाली से बात नहीं है. अगर इतने ही स्ट्रॉन्ग होते तो कराची लॉबी के और प्लेयर्स इससे पहले खेल चुके होते, अगर बात सिर्फ मेरिट पे हो रही होती. लेकिन और वजूहात होती हैं यार. अमीन शान आपको पता है एक बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड का बच्चा है. ही इज अ गुड गाय. ओके, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कोई स्पॉइल ब्रैट वाली या कोई इस तरह की कहानी है. इज अ वेरी गुड गाय, नाइस जेंटलमैन, लेकिन है तगड़ी फैमिली है. तो कहते ये हैं कि अभी जो पीसीबी के मैनेजमेंट है इसमें अब्बू के बहुत सारे दोस्त हैं. सो बहुत करीबी जो टॉप के लोग हैं वो अब्बू गए. तो कहते ये हैं कि वहां से कुछ ये कोशिश की गई थी, लेकिन कहते हैं जी चीफ सेलेक्टर, इंटरिम चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी और इसके अलावा अभी कप्तान बाबर आजम, दोनों ने कहा कि नहीं, शान नाइब कप्तान क्या इस वक्त हमारी टीम का भी हिस्सा नहीं है. और वहां पे दे पुट देयर फुट डाउन. नाउ इसका एक बड़ा नुकसान हो रहा है. इसका एक नुकसान ये हो रहा है कि शान मसूद ने जो अपना कमबैक किया है क्रिकेट टीम में,
उसके पीछे कुछ बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंसेस हैं. हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे टेस्ट सेटअप में वो फेल हो रहा है, रन स्कोर नहीं कर रहा है, काफी फ्रस्ट्रेट कर रहा है. पता नहीं क्यों वो इतनी तेज क्रिकेट खेलना चाह रहा है. वी हैव गॉट नो आइडिया अबाउट दैट. शान मसूद मेहनत करके टीम में वापस आया है. ही हैज गॉट रन्स बिहाइंड हिम, whether they are for Derbyshire, whether they are in the domestic cricket, whether they are for the PSL. I mean, अपनी पूरी उसने क्रिकेट का स्टाइल चेंज किया है. ये जो हरकतें की जा रही हैं ना हमारे पीसीबी के पावरफुल लोगों की वजह से, क्योंकि तरफ से उनकी वजह से जो ज्यादती हो रही है ना वो इस बेचारे के साथ हो रही है. यानी इसके ऊपर एक बार फिर से शक के बादल जो हैं वो मंडलाने रहे हैं और ऐसा मंडलाने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि शान मसूद अभी भी पर्ची वाली गेम है, जबकि अब शान मसूद पर्ची वाली गेम नहीं है. ही इज इन द टीम प्योरली ऑन द मेरिट और मेरिट पे उसने रन स्कोर किए हैं और इसी वजह से वो टीम में मौजूद है. सो ये है मेरा इस पे जवाब. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. जस्ट 1 मिनट तो गए और वापस आए. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको शामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. एंड देन ओजोन लेयर की हम बात कर रहे थे. अब्दुल रहमान साहब ने ट्वीट भी किया हुआ. थैंक यू सो मच सर. कहते हैं गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड, मोर एफर्ट्स नीडेड फॉर श्योर सर. यानी ये इसको चलते रहना चाहिए. सीएफसी तो वैसे भी अब इस्तेमाल नहीं होती है, तो वो जो असल ओजोन की दुश्मन थी सीएफसी जो मैंने आपको बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन्स, वो अब फेज आउट वैसे ही हो गई है. 99% एज आई टोल्ड यू, यूएन का कहना है कि जो टारगेट्स थे वो इस हवाले से मीट हो गए. अगर इंसान चाहे तो कर सकता है. वैसे इसमें अगर दिल हो आपकी. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो आई एम डाउटफुल दैट द इलेक्शन विल बी हेल्ड दिस ईयर, स्पेशली इफ यू चेक द पीडीएम स्टेटमेंट. दे आर प्लानिंग टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी फॉर द नॉन डिसाइसिव पीरियड फॉर द. अच्छा ठीक है. सो द होल पिक्चर इज गोइंग टू बी वेरी ब्लीक. सही है सर, नहीं करा दे इलेक्शन. फिर आप कहते हैं फहीम भाई कह रहे हैं इलेक्शन नहीं कराओ भाई, बंद करो इलेक्शन की सारी गेम. लेकिन खैर एनीवे मैं तो आपको यही बताऊंगा, मुझे तो लगता है जी इलेक्शन हो जाएंगे. अब अगर आप समझते हैं कि नहीं होने वाले तो फिर बस ठीक है, मैं इलेक्शन से एक दिन पहले आपको बता दूंगा इलेक्शन हो रहे हैं कल भाई. ठीक है. अच्छा जी, शहजाद जोया साहब कहते हैं पाकिस्तान बेस्ट डेज फॉर क्रिकेट, गुड प्ले. पाकिस्तान उसामा, नसीम, हारिस, रिजवान, बाबर. बिग बैश लीग, आसिफ एंड फहीम. बीपीएल, आजम एंड उस्मान खान. नहीं बट ये इसमें बिग बैश लीग में आसिफ ने क्या किया है कल? वैसे फहीम भी सफर पे आउट हुआ है. सहीम ने हाँ विकेट जरूर 2 हासिल किए हैं, लेकिन आसिफ तो माशाल्लाह कल मैंने ट्वीट भी किया था, ईमानदारी के साथ जो है वो 9 बॉलें खेलकर आउट हुआ है. यानी यार वैसे वाकई इतना खरा इंसान आज तक जो है कहाँ आपको दुनिया में मिलता होगा. बस 10 बॉलर ज्यादा नहीं खेलनी होती है इसको ना. कोटा लेकर आए, ये पैदा हुआ था, फिर उसको इस वक्त कहा था डॉक्टर साहिबा ने कि देखें भाई हम इसको हर मैच में 10 बॉलें देंगे खेलने को, जिंदगी भर याद रखे हुए वो बात. उसने कल भी 9 बॉलें खेलकर आउट हुआ है बंदा वो. ठीक है जी. बाकी हाँ, आपने जिनका नाम लिया माशाल्लाह कल सब बहुत अच्छा खेले और हमारे नसीम शाह तो छा गए कल. इसके अलावा फरहान रजा, अच्छा भाई जबरदस्त. फरहान साहब के वालिद साहब जो हैं, फरहान रजा के वालिद साहब इस वक्त इनके साथ जा रहे हैं और उनको उनकी हमशीरा के घर वो ड्रॉप करेंगे अपने ऑफिस जाते हुए. और हेलो टू हिम. अभी इख्तिताम हफ्ता में फरहान के घर जो इशाइया हुआ था, इसमें उनके वालिद साहब से मुलाकात भी हुई थी. और खुश रहिए सर और दुआओं में याद रखिए हमको, आमीन. शाहरुख कहती हैं What is the role of a producer? Does the producer has to be a technical person or any film or drama making? Too cold in Islamabad. अच्छा, मैं इन दोनों बातों को लिंक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खैर देखिए प्रोड्यूसर बेसिकली देखिए देयर इज अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर. द डायरेक्टर इज मोर ऑफ द गाय हु रन्स द रिकॉर्डिंग एंड ही नोज द टेक्निकल डिटेल्स. ही शुड बी गुड टेक्निकली वेल स्पॉट. जो प्रोड्यूसर होते हैं जनरली वो इतने प्रोड्यूसर जनरली वो प्रोडक्शन हाउस होता है, कोई बंदा होता है who has got some money as well, जो पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार भी होता है. ये सारी चीजें भी होती हैं, पैसा अरेंज कर देता है इन ऑल. लेकिन अक्सर जगहों पे आपको पता है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के दरमियान पाकिस्तान में लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो या आई थिंक प्रोड्यूसर अगर टेक्निकल बंदा हो तो फिर दैट इज ऑलवेज अ प्लस, बट ही डजंट नेसेसरीली नीड टू बी अ टेक्निकल गाय. आगे बढ़ते हैं. क्या कहते हैं जी, शारिक किदवाई साहब ने खबर शेयर किया इंडिया के हवाले से. बीसीसीआई अनलाइकली टू कंसिडर रोहित एंड कोहली फॉर T20s. वेरी इंटरेस्टिंग. आप कहते ये हैं लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ गुड टाइम, वीकेंड मस्ती, ब्रेकफास्ट, ज़फ़ायर विजिट, व्हाट्स नेक्स्ट दिस वीक. सर थिंग्स जस्ट कीप हैपनिंग, पीपल कीप इनवाइटिंग. और और यार कल नाश्ते में आ गए थे, कल 8-10 लोग थे नाश्ते में, मजा आया. कल यहाँ पे हमने पाकिस्तान चौक की तरफ नाश्ता किया. वैसे उसका सूजी का हलवा
वाकई जबरदस्त था, मजा आ गया कल, और उसके साथ लस्सी, वाह। ओके जी, तो ये है जी, बिल्कुल ये खबर मैंने पढ़ ली, और आई थिंक पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद शारिक साहब ये बात काफी हद तक क्लियर हो गई थी कि ये अब काफी हद तक क्लियर हो गई थी कि इन दोनों का तो कुछ मुस्तकबिल नजर आ नहीं रहा है, लेकिन कोहली ने वो मैच जिता दिया यार, वो वाला पाकिस्तान वाला मैच, वो छा गया था बंदा वैसे वाकई सीरियसली यार। लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है कि ये जो टीम इन्होंने, बिकॉज देखिए T20 वर्ल्ड कप होने में अभी काफी टाइम है, इन्होंने जो ये टीम श्रीलंका के खिलाफ जो खिला रहे हैं, दिस इज हाउ, एक दो खिलाड़ियों को हटा के, दिस इज हाउ देयर टीम इज गोइंग टू लुक लाइक इन फ्यूचर, और हार्दिक पांड्या की क़यादत में इस तरह ये सिलसिला चल रहा होगा। अच्छा जी, फरा मुश्ताक कहती हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल जी। अब ये आप लाहौर के मौसम को देख के कह रही हैं या किस चीज को देख के कह रही हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बहरहाल वेलकम बैक टू द शो। सलमान अहमद कहते हैं सलाम फ्रॉम लाहौर, टू मच फॉग हियर, टू मच फॉग इन लाहौर। मैं देख रहा हूँ हमारे लाहौर के व्हाट्सएप ग्रुप में काफी तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, जिससे अंदाजा ये हुआ है कि काफी जबरदस्त फॉग है वहां पर। महनाज नवीद गुड मॉर्निंग कहती हैं। इसके अलावा आपके मुताबिक आज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी सेमिनार में मेहमान खुसूसी साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी, जनरल नदीम अफजल, बाबर अवान या परवेज खटक को होना चाहिए था? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि आप इस सेमिनार में किसी ऐसे शख्स को बुलाते कि जिसकी इमैक्युलेट जिसका माजी है, या वो किसी ऐसे शख्स को रिप्रेजेंट करता है कि जो कि जिसका बेदाग माजी है, जिसके कैरेक्टर पे आप जो है ना वो कोई सवाल नहीं उठा सकते। तो मुझे अंदाजा है, क्योंकि हमारे वसीम ताहिर भाई नून लीग ही निकल रहे हैं, क्योंकि इनके मैसेजेस रोजाना इसी तरह के आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी में तो जरा इस तरह के अच्छे के लोग जरा मुश्किल से मिलेंगे। मुफ्ता इस्माइल को बुलाया जा सकता है, बिकॉज आप जो भी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की मुखालफत कर लें, लेकिन वो नैब शैब को उनको एक फालतू पीछे उनके छोड़ दिया था, वो वाला बेचारा फंस गया था चक्कर में, गलत कंपनी में फंस गया था वो। लेकिन ये कि नहीं, आप इस तरह ऐसे लोगों को बुलाएं, बेदाग माजी वाले लोग मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। चलें जी, आज के अखबारात में शामिल जो है अखबारात में जामिल खबरों पर नजर डालते हैं जी। बिल्कुल, आज की बड़ी खबर, जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी इदारों और बड़े ममालिक के ऐलानात, पाकिस्तान के लिए $10 अरब। इस्लामी तरक्याती बैंक सबसे बड़ा डोनर साबित हुआ है, जिन्होंने $4.2 बिलियन का लोन अप्रूव किया है पाकिस्तान के लिए। आलमी बैंक $2 अरब का लोन देगा। एशियाई तरक्याती बैंक का जो लोन का अमाउंट है दैट इज $1.5 बिलियन। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सऊदी अरब $1 बिलियन। However, I'm quite surprised by Chinese contribution. $100 मिलियन जिन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। चलें जी, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं तवील सफर की जाने पहला कदम, कर्जों में रिलीफ की जरूरत है। एंटोनियो गुटेरेश का ये कहना है। शहबाज शरीफ कहते हैं एक पैसे को शफाफियत के साथ खर्च किया जाएगा, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे। अच्छा, थर्ड पार्टी ऑडिट कराना ये इनकी अपनी नहीं है, ये बेसिकली जिन टर्म्स पे पाकिस्तान को कर्जे मिल रहे हैं उसके लिए याद रहे कि ये जो कर्जे मिले हैं दिस इज फॉर ओवर अ होराइजन ऑफ 7 years, ये अगले 7 साल का होराइजन है जिसके लिए कर्जे ये दिए जा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, ये कोई इमीडिएटली पैसे नहीं मिलने, बहुत ही कड़े मालियाती एहतसाब के साथ मशरूत किया गया है। आपको ये भी बताता चलता हूं मैं कि पाकिस्तान के बास कवानीन में तब्दीलियां तक की जाएंगी डोनर्स को इंश्योर कराने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पैसे जो हैं ये खर्च किए जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये इतना आसान, जाहिर है ये ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए नून लीग को, गवर्नमेंट को, वो इस पे काफी अपनी एक कामयाबी गर्दानेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई बहुत ही बड़ा हमने कोई छक्का मार के हमें बहुत बड़ी ग्रांट्स मिल गई हैं और जो पैसे हमें वापस नहीं करने, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। MQM की दरख्वास्त मुस्तरद, बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। कराची हैदराबाद में पोलिंग पुरानी वोटर लिस्टों पर, चीफ सेक्रेटरी IG अमले से ताउन करें, फैसला महफूज फैसला सुना दिया गया। जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर, सिंध हाई कोर्ट का मुत्तहदा दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। अच्छा जी, अब कहते ही हैं, आपको पता होगा कि जी अब ये MQM के 3 फैक्शंस जो हैं ये जमा हो गए। खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार 6 साल बाद यकजा हो गए। तीनों की कल गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ MQM एक्चुअली बॉयकॉटिंग फ्रॉम दीज इलेक्शंस इज गेटिंग वेरी स्ट्रांग नाउ, बिकॉज उनकी जितने भी लीगल उनके एक्शंस थे
उस पर उनको कहीं कामयाबी नहीं मिली है. इसहाक डार के IMF के मिशन चीफ से मुज़ाकरात, आर्मी बैंक के सदर और डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर USAID से भी जिनीवा में मुलाकात हुई है. इसके अलावा आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक. जिसके अलावा सस्ता आटा शहरियों की पहुंच से दूर, सिंध हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला. कराची में आटा 27 से 64 कर दिए गए हैं. ठीक है जी. पंजाब असेंबली में हंगामा, 21 हुकूमती बिल मंजूर. परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात, कॉपियां फाड़ दी. ऑपोजिशन अरकान कागज के जहाज बनाकर खेलते रहे और राजा बिशारत कहते हैं आइंदा भी जीतेंगे. ठीक हो गया जी. एंड देन कामरान टिसोरी, अनवर और गनी मजीद के खिलाफ इंक्वायरी केसेस नैब कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं. हमारे टैक्स के पैसों से जारी हुकूमत की जो कैंपेन है नो योर इकोनॉमी, उसका आज तीसरा सिलसिला जो है वो भी आया है और उसमें हुकूमत ने एक स्टैरिक लगा दिया है और उनका कहना है मफादे आमा में शाया किया गया. चलें जी, ग्रेट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड यप लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. कल मैं आपको बता रहा था अपने प्रोग्राम में स्टैटिस्टिकली दैट पाकिस्तान हैज गॉट सच एन इमैक्युलेट रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड. हमारा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ और उस रिकॉर्ड को कल जो है वो हमने थोड़ा सा और बेहतर कर लिया. और कल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने कराची में कामयाबी हासिल की एक और ODI मैच में. आई एम सॉरी, मैं कहीं पे अगर इसको T20 बोल दूं तो ज़ाहिर है हम भी यार अब जैसे कहना चाहिए ना कि आदत से मजबूर है ना, बिकॉज यार इतना अरसा हो गया सीरियसली यार. यानी ODI क्रिकेट वाकई कल हमारे शो में उमर फारूक कौलसन साहब जो ESPN क्रिकेट इन्फो के, वो भी यही कह रहे थे कि हमें तो ये याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान ने आखिरी T20 मैच आखिर खेला कब था. वैसे पाकिस्तान ने आखिरी T20 मैच बाय द वे 21 अगस्त को खेला था नीदरलैंड्स के खिलाफ. बट बहरहाल जो अच्छी बात है वो ये बात है दैट पाकिस्तान एक्चुअली हैज गॉट अ वेरी गुड विनिंग स्ट्रीक राइट नाउ. पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज में शिकस्त दी थी. उसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान की गर्म तरीन मौसम में क्लीन स्वीप किया था और उसके बाद फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान ने जो है वो क्लीन स्वीप किया था. ये तीनों मैचेस रॉटरडैम में खेले गए थे और अब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पहले मैच में कामयाबी हासिल कर ली है. सो पाकिस्तान की जो माशाल्लाह ये विनिंग स्ट्रीक है ODI में, ये 9 मैचेस तक स्ट्रेच हो चुकी है और जाहिर इसमें ज्यादातर मैचेस हमने अपने होम ग्राउंड पे खेले. बट व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? बहरहाल इसमें कोई गलती नहीं है. सो कल के मैच में भी पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की 6 विकेटों से. पहले बैटिंग न्यूजीलैंड ने की और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 255 रन बनाए और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए थे. ऐसा ये याद रहे कि पाकिस्तान ने टॉस जीता था और पहले न्यूजीलैंड को खेलने की दावत दी थी. अच्छा, शुरू से ही अंदाजा हो गया था कि ये विकेट जो है ना वो इतनी आसान बैटिंग के लिए है नहीं. इस विकेट में बॉल अच्छा ग्रिप कर रही थी, थोड़ी सी नीचे भी रह रही थी और स्पिनर्स को बहरहाल मदद दे रही थी. लेकिन जो पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर कल रहे नसीम शाह, उन्होंने कल जबरदस्त अपनी, जैसे कहना चाहिए, जो वेरिएशन के साथ बॉलिंग की. आई मीन नसीम हैजंट रियली प्लेड अ लॉट ऑफ ODIs. इनका बहुत पहले टेस्ट डेब्यू हो गया था. T20 में काफी रेगुलर खेलते रहे हैं लेकिन अब ODI, आई थिंक इट वाज हिज 4th ODI इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. शायद नसीम कल खेल रहे थे बिकॉज जो मैं आपको बात कर रहा था, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ODIs खेले हैं नहीं. दिस वाज द सेकंड 5 विकेट हॉल यस्टरडे. 5 खिलाड़ियों को आउट किया. नसीम ने कल 57 रन देखे. न्यूजीलैंड की पूरी बारी जो है वो 255 रन से 9 विकेटों के नुकसान पर सिमट गई. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल there was not a single 50 for न्यूजीलैंड. उनका जो हाईएस्ट स्कोरर कल रहा वो माइकल ब्रेसवेल की जानिब से 43 रन रहा. इनफैक्ट ही वाज लुकिंग वेरी गुड एट वन पॉइंट इन टाइम. 4 चौके और 1 छक्का जो है वो उन्होंने मारा था और लेकिन इसे कहना चाहिए कि उनको बोल्ड किया नसीम शाह ने थ्रू एन अमेजिंग डिलीवरी. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अच्छा, कल वो हेनरी शिपली वाला बोल्ड जो था ना, जैसे कहना चाहिए वो जो इन स्विंगिंग यॉर्कर किस्म की उसने बॉल की थी, छा गया है बंदा यार. नसीम इज अ टैलेंटेड गाय विदाउट डाउट. ऑलराइट, ये पाकिस्तान की जाने से 5 विकेट नसीम ने हासिल किया. अगर हम बात करें पाकिस्तान के डेब्यूटेंट उसामा मीर की 10 ओवर्स में 42 रन दिए उसामा ने और 2 खिलाड़ियों को आउट किया. वन शुड बी वेरी हैप्पी फॉर उसामा बिकॉज एक मौके पे ऐसा लग रहा था उसामा डोमेस्टिक क्रिकेट के सीन पर जो है ना वो जब नमूदार हुए थे तो फिर उनके बारे में काफी सारे लोग ये कहते रहे दैट ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग एज फार एज द स्पिन बॉलिंग इज कंसर्न फॉर पाकिस्तान. लेकिन फिर उसके बाद
अपनी कामयाबी, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए. यानी वो एक जो फॉलो अप होती है ना कारकर्दगी, वो नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली कि वो उनकी टीम के लिए जगह बन सकती है. लेकिन PSL में ही हैड बिन अ रेगुलर, गो के हर मैच खेलते हुए नजर नहीं आते थे. लेकिन बहरहाल जी इन्होंने इस बार जो पाकिस्तान कप हुआ है, ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर इन दैट टूर्नामेंट. ही वाज अमेजिंग, ही वाज एक्सीलेंट. कराची में ये मैचेस खेले गए थे और उसी की बुनियाद पे उसामा मेड अ सरप्राइज एंट्री टू पाकिस्तान टीम. और उनकी एंट्री की वजह ये बनी थी कि शादाब खान जो है वो स्क्वाड में होने के बाद, जो प्रोबेबल्स में होने के बावजूद स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए थे बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, जो कि उन्होंने होबार्ट हरिकेन के खिलाफ जो है उनको हुई थी. सो बहरहाल जी 2 खिलाड़ी ताहम उसामा ने आउट किए अच्छी, और खास तौर से केन विलियमसन जो पहली विकेट की थी, दैट वाज अ क्लासिक लेग स्पिन जो डिसमिसल होता है. विलियमसन जैसा प्लेयर वाज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, वो भी टोटली बेम्बूजल्ड हो गया था. नवाज ने अपने 10 ओवर्स में जो है ही वाज एक्सट्रीमली माइजर, 38 रन दिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया. जवाब में पाकिस्तान की जानिब से पहली विकेट 30 रन पे गिरी. दुनिया के टॉप ODI बैट्समैन इमामुल हक, मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ यार, इज नंबर 2 राइट इन द रैंकिंग, आउट हुए 11 रन बना के. लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त पार्टनरशिप रही बिटवीन फखर जमान एंड बाबर आजम. फखर जमान ने कल 50 स्कोर की, लेकिन दिस 50 केम इन 74 डिलीवरी, जिसमें 7 चौके शामिल थे. दूसरी जानिब बाबर और रिजवान के दरमियान फिर एक अच्छी पार्टनरशिप और बनी. 60 रन की पार्टनरशिप थी. बाबर आजम आउट हुए, स्कोर जो है वो 66 रन था. 82 गेंदों पे बाबर ने ये 66 बनाए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था. Then came Haris Suhail, making his comeback into the Pakistan team after almost 3 years. 23 गेंदों पे 32 रन बनाए हारिस ने, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे. और आगा सलमान नॉट आउट गए, 10 गेंदों पे 13 रन उन्होंने बनाए. लेकिन एक तरफ से एंड जो है वो रोके रखे मोहम्मद रिजवान. कुछ इंजरीज की वजह से परेशान नजर आ रहे थे, उनको 2-3 दफा क्रैम्प्स पड़ते हुए नजर आए. दिस हैज बिकम अ वेरी आई वुड से कि बहुत ही रेगुलर साइट लगने लगा है रिजवान जब भी बैटिंग कर रहे होते हैं. और कल के उनके क्रैम्प्स की जो परेशान कुन बात थी वो ये थी कि मौसम ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी प्लेयर को कोई डिहाइड्रेशन वगैरह का मसला हो. कराची की शामें बड़ी मोतदिल होती हैं और ह्यूमिडिटी भी कोई इतनी हाई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद रिजवान कल 2 दफा क्रैम्प्स की वजह से उन्होंने ब्रेक लिया. बाय द वे न्यूज ये है टीम कैंप से दैट रिजवान इज फाइन. He will be available for the game tomorrow. जो दूसरा T20 मैच, माफ कीजिएगा, दूसरा ODI मैच जो है वो होना है. लेकिन बहरहाल पहले मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 1-0 पाकिस्तान की बढ़तरी हो गई है. 9 गेम्स की पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक हो चुकी है. सो गुड लक टू देम. दूसरी जानिब आज 2 और टीमें एक्शन में नजर आने वाली हैं ODI में. We'll be seeing a lot of ODIs perhaps in the coming days, or we know अभी तो T20 का सीजन शुरू होने वाला है. लेकिन बहरहाल इंडिया और श्रीलंका आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे. याद रहे T20 सीरीज में इंडिया ने 2-1 से कामयाबी हासिल की. कैन श्रीलंका पुट अप सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन द ODI सीरीज? दैट रिमेन्स टू बी सीन. गुवाहाटी आसाम में ये मैच होने वाला है. रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे भारत की टीम की, और विराट कोहली भी जो हैं वो भी शामिल हैं स्क्वाड में. देखते हैं कि प्लेइंग 11 में जगह वो बना पाएंगे या नहीं. बट इट्स अ प्रीटी फेमिलियर लुकिंग इंडियन ODI स्क्वाड, बिकॉज याद रहे इंडिया इज प्रीटी मच क्लियर. आई मीन दे आर वेरी लकी कि उनके जो ज्यादातर उनके जो प्लेयर्स हैं उनको अवेलेबिलिटी है जो उनके वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स हैं. हाँ, 1-2 बॉलर्स हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे. जसप्रीत बुमराह मेरे ख्याल से अभी तक इंजरी से शायद रिकवर नहीं कर पाए हैं. आई डोंट थिंक सो. लेकिन फिर भी आई थिंक दिस स्टिल लुक्स लाइक अ वेरी गुड साइड, स्पेशली विद प्लेयर्स लाइक ईशान किशन जो कि विकेट कीपिंग के फराइज सर अंजाम देंगे. एंड ऑफ कोर्स with सूर्या कुमार यादव, प्लेयर्स लाइक हिम, या शुभमान गिल. गुड साइड, गुड स्क्वाड. आई थिंक अब देखते हैं कि इन 16 खिलाड़ियों में से कौन 11 में जगह बनाने में कामयाब होता है. अनलाइक, दिस इज प्रीटी अनलाइक पाकिस्तान. हमारे यहाँ जरा तैयारियां अभी फिलहाल लगनी नहीं है, लेकिन अगर हम तैयारी करना शुरू कर देंगे तो फिर हम पाकिस्तानी थोड़ी हुए. हम पाकिस्तानी तो आखिरी टाइम पे, बिल्कुल हम तो आखिरी टाइम पे भी तैयारी नहीं करते. हम तो बस कहते हैं कि यार यही लड़के हो गए, बस भेज दो इनको वर्ल्ड कप के लिए. फिर हम गाने बनाते हैं उनके लिए, फिर हम दुआएं करते हैं. कुछ करते करते टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है. उसके बाद तो बस अल्लाह तवक्कल वाली गेम होती है. सो दैट्स द थिंग. चलें जी, ओके. दासुन शानाका इज गोइंग टू लीड द श्रीलंकन साइड देयर, और उनके डेप्यूटी हैं कौशल मेंडिस, विकेट कीपिंग बैट्समैन. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जल्दी से फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं. FA कप 4th राउंड के लाइनअप जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट होने को हैं. आर्सेनल ने कल कामयाबी हासिल की अगेंस्ट ऑक्सफोर्ड की साइड, और 3-0 से आर्सेनल ने कामयाबी हासिल की. और इसका मतलब ये है दैट आर्सेनल का 4th राउंड में जो है
वो मुकाबला होने वाला है विद मैनचेस्टर सिटी. व्हाट अ गेम दैट्स गोइंग टू बी. जबरदस्त. मैनचेस्टर सिटी ने कल शिकस्त दी 4-0 से चेल्सी को, और चेल्सी की जो कमबख्ती चल रही है उसमें 4 चांद लगा दिए कल ये 4 गोल करके सिटी ने. क्या बात है, जबरदस्त. अब आर्सेनल के साथ उनका मुकाबला होगा. दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच, बिकॉज याद रहे ये दोनों टीमें जो हैं इस वक्त नंबर 1 और नंबर 2 हैं इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग. और इसके अलावा क्या सीन है, आज मैनचेस्टर यूनाइटेड, आज रात 1 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला जो है वो चार्ल्टन एथलेटिक्स के साथ जो है वो होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में. बट दिस इज द EFL कप और इसका क्वार्टर फाइनल होना है. ठीक हो गया, चलें जी अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. दिस इज द टाइम ऑफ द शो व्हेन आई नॉर्मली इंक्लूड योर रेस्ट ऑफ द मैसेजेस, परहैप्स फॉर द वन लास्ट टाइम इन द शो, मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन बहरहाल चलें जल्दी से. अब्दुल रज़ाक साहब ने इसराइल का जिक्र किया है. बिन्यामिन नेतन्याहू ने अदलिया के पर काटने की तैयारी शुरू कर दी है. वजीर इंसाफ यारिव लिविन ने एक नए मुसव्वदा कानून का ऐलान किया है जो कि जल्द ही मंजूरी के लिए कनेसेट भेज दिया जाएगा. नए कानून के तहत अदलिया को कनेसेट का ताबे किया जा रहा है. ये आप इस पर मैं तफसील से अनफॉर्चुनेटली बात कर नहीं पाया हूँ, मुझे करनी चाहिए थी काफी पहले. लेकिन आप जानते होंगे कि जो इसराइल में इस वक्त नई गवर्नमेंट आई है, बिन्यामिन नेतन्याहू जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इसराइल के रहे हैं, ही इज बैक एज द प्राइम मिनिस्टर एंड नाउ ही इज हेडिंग अ कोalition. इसराइल की तारीख के सबसे कट्टर तौर पे मजहबी तरीन जो है, कट्टर मजहबी इनका जो ये नया कोalition जो है, ये जो इत्तेहाद है, और इसमें चंद एक लोग तो इतने खतरनाक हैं. बल्कि अभी मैं एक और खबर ये सुन रहा था कि इन्होंने ऐलान ये किया है, इनके जो वजीर दाखिला हैं जो कि इनमें सबसे खतरनाक आदमी बाय द वे माना जाता है, कि इनकी इट्स कॉल्ड रिलीजियस जायनिज्म पार्टी, इस पार्टी का नाम है. इसका जो लीडर है जो कि अब इसराइल की पूरी पुलिस वगैरह सब उसको रिपोर्ट कर रही है, उसने ये बात ऐलान कर दिया है कि इसका नाम है इतामार बिन गोवेर. इस पे मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पॉडकास्ट सुनी थी इस बंदे के ऊपर, इतामा बिन गोवेर. ओके, जूइश पार्टी इसकी पार्टी का नाम है. और उसने ये कह दिया है कि अब फलस्तीन का झंडा जो है वो नहीं लगाया जा सकता, और फलस्तीन का झंडा उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया पुलिस को कि जहां नजर आए उसको उतार दें. और कहना यह है कि इसराइल में फलस्तीनी झंडा कानूनी तौर से लगाने की इजाजत है, लेकिन ये कानून में शिक जरूर है कि अगर कहीं पे डिसरप्शन या पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का मसला नजर आता है तो फिर इस झंडे को उतारा जा सकता है. लेकिन अब उसने कहा है कि ये झंडा नजर ही नहीं आना चाहिए. सो सिचुएशन काफी खतरनाक हो गई है. बहरहाल जी, गुड मॉर्निंग फरदील भाई फ्रॉम नसीर अहमद एंड राजा वसीम, थैंक यू. एंड देन वी हैव गॉट उसामा खान, कहते हैं अदील भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो. अरे यार पता है, मैं ऑनेस्टली आज की बात करें, आज तो मैंने ब्रेकफास्ट कुछ खाया ही नहीं, बिकॉज कल रात में हमारे दोस्त अदील साहब हमारे लिस्टर हैं, उनकी जो ब्रोस्ट की शॉप है, देखिए अभी तक डकारे आ रही हैं मुझे यार, उसमें हम चले गए थे अलदीक, जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ अक्सर. और वहाँ पे क्योंकि हम करीबी गए हुए तो हमने कहा चलो यार अब करीबी है तो वहीं खा लेते हैं. तो फिर बहुत ज्यादा खा लिया था, तो फिर आज तो कोई नाश्ते का मूड ही नहीं था. लेकिन यार मैं नाश्ता करके नहीं आता, मैं नाश्ता शो के बाद करता हूँ. और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी इसलिए आती है बिकॉज आई लव व्हाट आई एम डूइंग, एंड यू विल इफ यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू रियली लव, यू डू नॉट नीड एनी कॉफी, you do not need any omelette, any Mediterranean omelette recipe or anything. If you love what you are doing, you will always be energetic. Engineer Mubashir Chaudhary कहते हैं, good morning भाई from Islamabad. This is displayed on Kashmir Highway Islamabad. Please guide us that maximum speed limit is justified, but can't understand why the minimum limit of 110 per hour is mentioned. अच्छा, तो they've got a minimum limit भी इन्होंने मेंशन की हुई है. ये देखें, इसकी शायद वजह यही है कि ये लोग स्पीड में चलते रहे एंड ऑल, बट एवरी कार कांट ट्रैवल ऑन 110. आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एक्चुअली टू हियर दैट. ओके, और क्या सीन है? आसिफ अख्तर कहते हैं, लुक्स लाइक नाउ वी विल गेट द फंड्स फ्रॉम IMF. नहीं, देखिए IMF तो हमें इवेंचुअली मिल ही जाएगा, वो तो हम ही आ जाएंगे. लेकिन जो असल बात है वो ये है कि किन शराइत पे मिलने वाले हैं. IMF अपनी शराइत, देखिए IMF आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, इवन तो 8:30 हो चुके हैं. IMF आपसे ये कह रहा है कि भाई तुम मुझे जो रिलीफ मांग रहे हो, मैं तुम्हें रिलीफ देने को तैयार हूं, बट प्लीज ब्रिंग अ प्लान अबाउट द टारगेटेड रिलीफ जो कि तुम फ्लड इफेक्टेड एरियाज में करना चाहते हो, जहां पे तुम्हारा नुकसान हुआ है. अगर तुम्हारी रिलीफ ये है कि तुम ये अपना
जो पेग करेंसी की मेंटेन करना चाहते हो, विच इज डिजास्टर्स फॉर योर इकोनॉमी, टाइम एंड अगेन इट हैज प्रूव टू बी अ डिजास्टर. लेकिन अगर तुम अपनी करेंसी को पेग लेके चलना चाहते हो तो भैया फिर तो उधार अगले चौक से. ये वाली कहानी है. IMF आपको रिलीफ देने को तैयार है, आप उनको प्लान तो दें, लेकिन अगर आप अपनी टर्म्स में उनको प्लान देंगे, अरे भैया जो भीख मिलती है ना आपको, वो भिखारी की टर्म्स पे नहीं मिलती है, वो भीख देने वाले की टर्म्स पे मिलती है. ये बात आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये साकदार भी नहीं समझ रहे हैं ये बात. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 8:38 हो चुके हैं. एंड या आप लोग के मैसेजेस भी आ रहे हैं साथ साथ. कुछ मैं इस वक्त अपनी ट्विटर टाइमलाइन भी देख रहा था. अच्छा, लाहौर वाले तस्वीरें भेजे जा रहे हैं. लाहौर में आज शदीद फॉग चल रही है सर्दी के साथ साथ. लेकिन खुदारा गाड़ी चलाते हुए, मैं बार बार रोजाना ये बात बोलता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाते हुए प्लीज मुझे वीडियो ना भेजें. आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट. जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने जामे शीरी पार्क से तस्वीर भेजी है. और इस वक्त लाहौर में जितने भी जो है ना एरिया जहाँ दरख्त वरख्त लगे हुए हैं बहुत सारे, इस वक्त किसी हॉरर फिल्म का मंजर पेश कर रहे हैं. नहीं कि जिस लेवल की फॉग वहां पर हुई हुई है, दरख्तों से पत्ते झड़े हुए हैं और धुंध का सा है आलम. एंड इट इज लुकिंग क्वाइट mesmerizing, seriously यार. Alright, फरमान रजा and myself are listening. ज़ीशान अहमद साहब कहते हैं thank you so much, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा हमारे दोस्त अली काजी साहब ने ये सवाल पूछा है, have you discussed about the current exchange rate situation in Lebanon? Are we heading towards there? मैं लबनान का मैंने प्रोग्राम में अक्सर और बेशतर जिक्र होता रहा है. अभी रिसेंट टाइम से तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया, बिकॉज लबनान से कोई ऐसी बड़ी खबर जो है वो बहरहाल आई भी नहीं है. लेकिन ये ऐसा, इसमें खैर कोई शक नहीं है कि लबनान जो है वो, लबनान जो है मुल्क, वो एक केस स्टडी है उन मुल्कों के हवाले से कि जहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो बहुत ही गंभीर हो गई. और ज़ाहिर लबनान का भी जो इशू है दैट इज इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज. पाकिस्तान और लबनान, श्रीलंका, हम एक सफ में क्यों खड़े होते हैं? हम एक सफ में इसलिए खड़े हो जाते हैं बिकॉज हम सबका जो प्रॉब्लम है दैट इज अ करंट अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम. इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड प्रॉब्लम. मुल्क में गैर मुल्की करेंसी की कमी जो है वो एक्चुअली मसला है. लेकिन लबनान का मसला हमसे कहीं ज्यादा गंभीर, कहीं ज्यादा हमसे ज्यादा गंभीर है. और नंबर वन, लबनान एक तो खैर छोटा सा मुल्क है, लेकिन कोई इतना रिसोर्सफुल मुल्क नहीं है. लॉट डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म देयर, जो कि नुकसान हुआ उनको काफी कोविड के दिनों में और. लेकिन जो एक अली बहुत बड़ा मसला, मसला नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस पाकिस्तान और लबनान में है, वो डेट टू GDP का इशू है. अगर आप डेट टू GDP इशू देखें तो पाकिस्तान इज हाफ. लबनान का डेट टू GDP रेशो अभी आपके कहने पे मैंने चेक किया तो इट इज अराउंड 150%, 150%. यानी अगर उनकी वो 100 रुपए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके मुकाबले में उनका जो टोटल कर्जा है वो तकरीबन 150 जो है वो रुपए है. रुपए नहीं, चले जो भी करेंसी आप लगाना चाहें. तो ये एक उनका बहुत बड़ा मसला है. दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ डेट और ये सारी चीजें. और उनके पास डॉलर के आने के बहुत ज्यादा जो है ना वो इस वक्त वो है नहीं, जराए हैं नहीं. लबनान एक टोटली कंजम्पशन ड्रिवन इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है, जो कि जाहिर है पाकिस्तान के साथ भी यही मसला, लेकिन फिर भी हमारे पास एक इंडस्ट्रियल बेस है एंड ऑल. और देखिए जी, मैं फिर यही बात समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इस वक्त क्राइसिस जो इस वक्त है, या अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट एक डबल वैमी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है कि जहाँ पे एक फिस्कल इशू भी है और एक करंट अकाउंट इशू भी है, जो कि आपका बैरून मुल्क पेमेंट्स का जो मामला है आपका, जो आपकी कमिटमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है US डॉलर्स में. लेकिन इंशाल्लाह अगर फर्ज करें कि IMF का प्लान एक बार फिर से बहाल हो जाता है और ये सब चीज़ें एक बार दोबारा से फंडिंग आनी शुरू हो जाती है, दोस्त ममालिक भी थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, तो फिर वक्ती तौर से हम इस प्रॉब्लम से निकल आएंगे. वी विल नॉट इवन बी क्लोज टू something what the people in Lebanon are experiencing right now. Lebanese have enjoyed a very good standard of living, very educated people. In fact, अरबों में, मैं तो समझता हूँ अरबों में सबसे रिफाइंड लोग जो मिलेंगे ना आपको वो लबनानी मिलेंगे. यानी 3-4 ज़बानें बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन बस वो यही है कि उनके अपने मुल्क में वही बदकिस्मती यार, कि वही करप्शन, वही करप्ट सियासतदान और ये लोग, इनकी अपनी इन फाइटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इस मुल्क का बड़ा नुकसान पहुंचाया है. तो पाकिस्तान सिचुएशन नॉट एज बैड एज लबनान, ज़ाहिर है वो तो अभी हमारी सिचुएशन वहाँ पर नहीं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने शायद आपको बताया भी था, अभी बीच में लबनान से मैं एक जर्नलिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने बताया फीफा वर्ल्ड कप के 1-2 दिन बाद वो प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें वो लबनीज जर्नलिस्ट जो है बता रही थी कि लबनान में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस बार फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं देख पाए. और ना देखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ का जो सरकारी जो न्यूज़ चैनल है, जो माफी सरकारी जो TV चैनल है,
वो उसके पास पैसे ही नहीं थे, वो डील ही नहीं ले पाया लेबनानी लोगों को फुटबॉल मैचेस दिखाने की. And a lot of people in Lebanon do not have the money right now that they can subscribe to expensive satellite channels and all. Just to give you an idea कि सिचुएशन इस वक्त कितनी गंभीर वहाँ पर जो है वो हुई हुई है. So अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, नेक सालेह और समझदार हुक्मरान जो है वो अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे देखें यार, मैं हुक्मरानों पे इसलिए आ जाता हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी गवर्नेंस की गेम है. अच्छे गवर्नर्स यहाँ पे आ जाएंगे, सिचुएशन जो है वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी. मलिक जरीन नवान साहब रो रहे हैं, क्या कहते हैं जी? भाई असादा ट्वीट कौन शामिल कर सी. सॉरी यार, आपका ट्वीट मैंने शामिल नहीं किया. मलिक जरीन नवान कह रहे थे कि यार आज कुछ मैसेजेस रह गए हैं, सॉरी यार. वो कह रहे थे कोहरा बड़ा जबरदस्त पड़ रहा है हरीपुर में, कोहरा यानी वहाँ पे फ्रॉस्ट वाला जो एलिमेंट है वो उधर काफी सीन ऑन है. अली आदिल अवान साहब माशाल्लाह जी, वॉक का सिलसिला आपका जारी है. शिको सफी, गुड टू हियर फ्रॉम यू माय फ्रेंड. ड्राइविंग फ्रॉम डिफेंस मार्केट टू पीएनएस शिफा टू शेप्स, स्टिल डोंट नो हु ओन्स दिस लैंड ऑन माय लेफ्ट एंड राइट. ये बड़ा एक सवालिया निशान है. हमारे पास डॉक्टर सैफ भी आए हुए थे प्रोग्राम में, वो भी यही बता रहे थे कराची का सबसे बड़ा मसला यही है कि एक सड़क के इस तरफ एक दूसरा बोर्ड, दूसरे सड़क की दूसरी तरफ जो है वो दूसरा बोर्ड आ जाता है. होगी कहते हैं भाई वो सना वाला इलेक्शन का एड चला दें प्लीज. वैसे अब तो वो एड बनता है मेरे ख्याल से. अब वैसे इलेक्शन में कितने 5 दिन तो रह गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन पता नहीं ला ही नहीं रहा वाला एड. अब पिकनिक से रोक लें, बिकॉज अब मुझे लग रहा है बिकॉज जितनी भी कोशिशें हो रही थी कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो 15 तारीख को, वो जो है वो अब होते हुए नजर आ रहे हैं. तमाम तर जितनी पिटिशंस थी, जो कुछ थे, वो सब रिजेक्ट हो गई. अब सिर्फ MQM का सुप्रीम कोर्ट जाना रह गया है. वहां पे उनको जो है अगर कोई रिलीफ मिल जाए तो फिर मिल जाए. बाकी तो इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं. और अभी जो सीन है वो ये है यहाँ पे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अब वो उन लड़कियों का जो पिकनिक का प्रोग्राम है वो इस बार, वैसे मेरे ख्याल से पिछले साल वो काफी दफा पिकनिक में होकर आ गई हैं, तो अब शायद वो चीज ना बने. फैजान क्या कहते हैं जी? व्हाट टू डू विद PSX इन्वेस्टमेंट, लगता है हमारा अब नंबर नहीं आएगा. ये क्या वडाडू का वर्ड फॉर सैलरीड पर्सन इफ यू आर लूजिंग 40% अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट अ स्मॉल डील. या आई थिंक दो चीजें होती हैं फैजान. एक तो ये है कि स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना शुरू करें, इंसान को स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए. दूसरा ये है कि दिस इज जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट. जाहिर है मैं जो आपको इस वक्त सजेशन दूंगा वो थोड़ा सा खतरनाक सजेशन भी है, लेकिन आई थिंक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम एंड आई थिंक इट इज अ प्रीटी यूजफुल टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली ब्रॉडन, अपने आप एवरेज आउट कर सकते हैं प्राइसेस को. जिन शेयर्स में आपको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, व्हेन दीज आर गुड ब्लू चिप कंपनी शेयर्स जो कि अच्छा डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, इफ यू वांट टू होल्ड दीज शेयर्स, व्हाई नॉट पुट इन सम लिटिल मोर मनी एंड ट्राई टू एवरेज आउट द प्राइस एंड ऑल. कम से कम आपकी जो एवरेज परचेज प्राइस है वो कम हो जाए. सोचें इस बारे में, शायद दैट मे मेक सेंस. चलें जी. अली वकार हसन साहब कहते हैं किड्स गोइंग टू स्कूल इन सिवियर कोल्ड. वाकई यार बड़ी सर्दी है लाहौर में, ये छुट्टियों का टाइम चेंज करना चाहिए. इमादुल हक ने गाने को पसंद किया. अरशद गुमरो साहब भी कहते हैं दुगना लगान याद आ गया, व्हाट अ सॉन्ग, जबरदस्त. अकबर मंसूर साहब कहते हैं आजम खान स्कोर्ड 100, डिड यू सी? जी हमने सुबह इस पे बात की थी. एंड फरी आल्सो लाइक दैट सॉन्ग. या जी नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, प्रोबेबली यू मिस्ड माय बिलो ट्वीट इन द प्रोग्राम. क्योंकि सर आपने पिछला ट्वीट अपने इस रिमाइंडर ट्वीट से सिर्फ 2 मिनट पहले ही तो किया था. अच्छा जी, आपने क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री लिखी है और आपने हारिस सुहेल और फखर जबान की जो है वो तारीफ लिखी है एंड जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. कहते हैं स्ट्राइक रेट नीड्स इम्प्रूवमेंट दो. बिल्कुल जी, बिकॉज वी डिडंट नीड टू स्कोर रियली फास्ट. तो मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे हम गिला नहीं करता. आई थिंक ये जो स्कोर उन्होंने पाकिस्तान को सेट करके दिया है, दैट रियली फिट्स द पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है हमारा. 350 350 रन होते हैं, वो हमारे स्टाइल ऑफ क्रिकेट में वो रन जो है ना फिट नहीं होता. उसके लिए हमें फिर क्रिएटिव होना पड़ता. तो ये है सिलसिला. नईम साबिर कहते हैं रेन फोरकास्ट फ्रॉम टुमारो हियर. जी हाँ बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में काफी सारे इलाकों में, ऑफ कोर्स नॉट इन कराची, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो अब कल से शुरू होने को है. और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, जिससे टेम्परेचर्स येस आर गोइंग टू फॉल डाउन. इवन कराची में कहते हैं कल से तेज हवाएं, ठंडी चलना शुरू हो जाएंगी और टेम्परेचर विल गो डाउन. बाकी शहरों में अच्छी बारिश का इम्कान है. सो स्टे सेफ एंड वेल व्हाट टू से, एंजॉय द वेदर. माइल्ड फॉग टुडे इन लाहौर कैंट, जब वकास कैसर साहब कहते हैं. और इसके अलावा फैसलाबाद में भी फॉग है. ये हमारे दोस्त मलिक साहब ने तस्वीर भेजी है. तो शदीद फॉग. चलें जी, लिए चलते हैं आपको अब
ब्रेक की जाने वो मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. और अमीन नौशेर का मैसेज आया है. कहते हैं डोंट नो वेदर इट शुड बी टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट बट व्हाई डज लिसनिंग टू योर वॉइस रिमाइंड्स मी ऑफ इंडियन एक्टर शाहरुख खान. अच्छा, मुझे तो नहीं लगता यार, लेकिन अब कहते हो तो आप सच ही होगा. ओके जी. इसके अलावा भाई लेबनान इंटरबैंक डॉलर इज 1500 लेबनीज पाउंड बट द ओपन मार्केट रेट. हाँ, वहाँ पे भी यही है. वो 2-3 रेट्स वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं और दिस इज वहाँ पे भी उनकी मजबूरी है. क्या करें, ऑफिशियल रेट कुछ और है और ओपन मार्केट रेट कुछ और है. नहीं, इंशाल्लाह हम लेबनान तक नहीं पहुंचने देंगे पाकिस्तान को. परेशान ना हो यार, परेशान ना हो बिल्कुल. यही पता है, यही गेम अर्जेंटीना में भी चल रही है. आपको पता है कि अर्जेंटीना में भी सरकार जो है वो डिसाइड करती है डॉलर के रेट को डिफरेंट. जैसे बहुत सारे वहाँ पे ना डिफरेंट रेट्स होते हैं. जैसे वहाँ पे कतरी डॉलर, लेबनान कह रहा हूँ, अर्जेंटीना में कतरी डॉलर भी है. आपको पता है कतरी डॉलर, आप कहते हैं कतर में तो डॉलर नहीं चलता. लेकिन क्या हुआ था कि जो अर्जेंटीना के लोग ट्रैवल करके कतर वर्ल्ड कप देखने आना चाहते थे, उनको एक खास रेट गवर्नमेंट ने उनके लिए अनाउंस किया था कि आप इस रेट पे जो अर्जेंटीनियन पेसो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं इन यूएस डॉलर, विच वाज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल रेट. तो वो जो डॉलर उनको मिला था स्पेसिफिकली जस्ट टू ट्रैवल टू कतर, उसको कतरी डॉलर वहां पे कहा जाता है. बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. बट ये बेसिकली इंटरेस्टिंग तो खैर गलत वर्ड है. ये मुल्कों की जब इकोनॉमी के बुरे हाल हो जाते हैं तो उस वक्त ये सिचुएशन आती है. और हमारे भी कुछ जो है ना हालात ऐसे ही चल रहे हैं. अल्लाह खैर करे. बस. अच्छा जी, कराची में के तमाशाई किधर हैं? कराची के तमाशाई यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक जैम में फंसे हुए. अताउर रहमान साहब कहते हैं टुडे आई एम नियर धर्मपुरा. हियर द एयर आउटसाइड इज सो पोल्यूटेड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू वॉक. जस्ट केम बैक आफ्टर 1 किलोमीटर. अभी अभी यही बात हो रही थी कि यार लाहौर का इतना खूबसूरत दिखने में मौसम है ये, लेकिन इस स्मॉग की वजह से जो है ना वो तबाह हो जाता है. यार लाहौर नीड्स अ मास्टर प्लान. सीरियसली स्मॉग को किस तरह केटर करना, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है इसको फिक्स करने के लिए. नुमान यूसुफ कहते हैं आई कुडंट लिसन टू न्यूज़पेपर सेगमेंट ऑफ द शो, जस्ट सॉ द हेडलाइन इन उर्दू पेपर. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऐसे स्टेटमेंट? एक पैसा शफाफ तरीके से खर्च करेंगे. यार उसकी रीजन वही थी, जब उनको पैसे मिल रहे थे तो वो दुनिया को यही यकीन दिला रहे थे कि भाई हम पैसा शफाफ तरीके से खर्च करेंगे. बिकॉज आपको पता है ये बात, बल्कि मैं आपको क्लैरिफाई भी करता चलूं. देखिए, गवर्नमेंट कैन टेक क्रेडिट फॉर दिस 9 बिलियन और 10 बिलियन व्हाटएवर दैट इज कमिंग, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस फंड जो हमारे पाकिस्तान आ रहा है ये डेट है, ये कर्जा है जो पाकिस्तान को दिया जाएगा. इसका जो होराइजन है वो इन सम इंस्टेंसेस 7 years, 7 साल. ओवर इट विल बी स्प्रेड ओवर 7 years. इसमें कुछ कर्जा ऐसा है, आई थिंक एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला कर्जा जो है वो ओवर द नेक्स्ट 3 years आपको मिलेगा और उसके बड़े स्पेसिफिक माइलस्टोन सेट किए जाएंगे. ये क्योंकि ये जो पैसा आपको मिल रहा है ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में मिल रहा है. ये आपको IMF की तरह आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए नहीं मिल रहा है, आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए मिल रहा है. तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन आके वहाँ पैसा आ जाए, ले जी. मैं सुबह जिक्र कर रहा था क्या सेवन से कंबर तक रोड बनानी है, वो बह गई हमारी जी सैलाब में. उसकी जो खर्चा आना है वो $700 million आना है. कहेंगे ठीक है जी, तो फिर आप जैसे कहते ना एक BOQ होता है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन में BOQ होता है ना, BOQ देते रहते हैं और बैंक आपको जो है वो ट्रांचेस रिलीज करता रहता है. बैंक वन गो में आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन के पूरे पैसे नहीं देता. सो ओवर अ ईयर एंड अ हाफ जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसमें वो डिवाइड करके पैसे मिलते हैं. तो ये पैसे भी आपको ऐसे मिलेंगे. सो ये इससे ये समझ लेना कि जी हमारी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई बिल्कुल सोल्यूशन आ गया, नहीं, ऐसा नहीं आया. हमारी बदकिस्मती से वेदर वी लाइक इट और नॉट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन IMF के पास वापस जाना ही है. IMF की कड़ी शराइत जो है वो मांगना है. और सुबह हमारे वजीर आजम साहब वैसे ही IMF से कह चुके हैं, और जो मैं सुबह मिसरा पढ़ा भी था कि हद चाहता हूँ सजा में अकूबत के वास्ते, कि यार थोड़ा सा हम पे रहम करें. सो दैट इज द बैकग्राउंड नुमान, होप दैट क्लैरिफाइज. इसके अलावा वहाब जैदी कहते हैं भाई यू जस्ट सेड अपने फेवरेट एक्टिविटीज करो फॉर इंटरेस्ट इन लाइफ, बट प्रॉब्लम ये है कि हाफ ऑफ द लाइफ गुजर गई पर अभी तक पता नहीं चला कि कैसे फेवरेट चीजों से लाइफ गुजारी जाए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अर्निंग. देखो वहाब, ये एक पूरा लेक्चर है, ये पूरा एक डिस्कशन है, इसको मैं चंद जुमलों में नहीं समझ सकता. लेकिन कभी लिस्ट डाउन तो करें ना, वो चीजें आपकी क्या हैं, आपकी पसंद की वो चीजें क्या हैं जिनको आप मोनेटाइज कर सकते हैं. सोचें इस बारे में. देखते हैं. नासिर हुसैन, पहला ट्वीट देर से आने का जिम्मेदार इलॉन मस्क है. तो बस देखें ना सर, आप फिर मुझे इसका जिम्मेवार जो है ना, जिम्मेवार
वो आप मुझे मत ठहराइएगा। वैसे जिम्मेवार में जब भी वर्ड सुनता हूँ मैं चौधरी निसार याद आते हैं, बिल्कुल ही गायब हो गए चौधरी निसार, तो चौधरी साहब पता नहीं खत्म हो गए यार, लेकिन खैर चलें जी। ओके, इसके अलावा जाजिब अली जावेद कहते हैं, What do you think about the unnecessary assumption that there is an agenda going on against Babar's captaincy? I mean, he lost the whole home series, which never happened in Pakistan. Can't he just be a test captain? Is it hard to accept? नहीं, मेरे ख्याल से अगर किसी कप्तानी से बाबर की छुट्टी बनती है तो वो तो टेस्ट कैप्टनसी है, बिकॉज बड़े हम तो बुरे हालात आ गए। लेकिन मैंने सुबह थोड़ा सा इस पे बात की थी, मुख्तरन डाला था, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अब मैनेजमेंट है वो शायद बाबर को ऑल फॉर्मेट कैप्टन नहीं देखते। और मैं कल अपने टीवी शो में भी यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो ये है कि पाकिस्तान में रूमर्स हमेशा सच्ची होती हैं। यानी हमारे यहाँ रूमर्स नहीं होती, रूमर्स कंफर्म होती है कि यार कुछ हो रहा है, जो ये रूमर्स आई हैं। ये खान साहब की भी तो पिछले साल जनवरी में रूमर ही आई थी ना, सबसे पहले कि VONC कितने सारे, हम भी कहते थे भाई कहाँ इतने दोनों एक पेज पर हैं, देखा कैसे वो उनको मिलते हैं दोनों भाइयों की तरह एंड ऑल। को लग सकता था कि ऐसा कुछ मसला चल रही है कहानी, लेकिन रूमर थी, हकीकत हो गई। बाबर के हवाले से भी आई कैन टेल यू अबाउट दैट, गालबन रमीज राजा के टाइम पे यस टीम में जो यूनिटी बन गई थी, ये सब बन गई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद ये फियर एक डेवलप हो गया होगा, मैं नहीं कह रहा हुआ है, हो गया होगा, मेरी असेसमेंट है ये, कि प्लेयर पावर, प्लेयर कार्टलाइजेशन, यूनियनाइजेशन ये कहीं स्ट्रांग तो नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि खिलाड़ी जो हैं, जब उन्होंने वो ट्रेंड चलाया था सोचना भी मना है, मेरे ख्याल से वो एक उसी वक्त मैंने आपसे कहा था कि इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ाना हरकत थी जिसकी जानिब से भी किया गया, चाहे वो PCB के अंदर से हुआ, चाहे वो इन लोगों की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो इनके एजेंट्स हैं, जो इनके मैनेजर्स हैं, उन लोगों ने किया, जिसने भी किया। लेकिन बाबर की कप्तानी मुझे लग यही रहा है कि कुछ 1 या 2 फॉर्मेट में इस वक्त खतरे में है, और आई थिंक ये बात हमें माननी। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले में बाबर को अंडरमाइन करना एज अ प्लेयर मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ी ये ज्यादती होगी। बाबर इज वंस इन अ जनरेशन सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर, जिस तरह का वो प्लेयर है पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स बहुत कम आए, और मैं कल भी ये बात कर रहा था दैट बाय द टाइम बाबर विल रिटायर ही विल बी अमंग दोज ग्रेट्स। हनीफ मोहम्मद, जावेद मियांदाद, हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। इंजी भाई से भी ऊपर के लेवल का प्लेयर है यार, ये इसमें तो आप मानेंगे ना ये बात। बट बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है यार, ब्राजील पे बात करने का टाइम नहीं मिल पाया। अब तो खैर कुछ सेकंड रह गए प्रोग्राम के, तो कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। और वक्त आ गया है कि आप लोगों से अब इजाजत ली जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह। एक बार फिर याद रहे जी, जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टुडे इंडिया वर्सेस श्रीलंका ODI मैच खेला जाएगा गुवाहाटी में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे। और देखते हैं जी कोई रेजिस्टेंस पुट अप करती है श्रीलंका अगेंस्ट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन ODI साइड। सो कल होगी मुलाकात, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.